आज हमारे साथ हैं श्री कविंद्र सिंह चौहान जी, जो कि लोकायुक्त में इंस्पेक्टर हैं। सर, मैं पहला प्रश्न है जो जनता से संबंधित है और विद्यार्थी से। पहला प्रश्न है सर, हम जानना चाहेंगे कि लोकायुक्त विभाग में कोई विद्यार्थी आना चाहे तो उसे कौन सी परीक्षा पास करनी होगी, उसके लिए क्या योग्यता होंगी, साथ में किस विभाग के द्वारा ये भर्ती निकाली जाती है। साथ में यह भी जानना चाहेंगे कि आपका इसमें सफ़र कैसा रहा। जी, लोकायुक्त संगठन मूलतः भ्रष्टाचार निवारण का कार्य करता है और भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों की जांच और सुनवाई, और यदि जांच में शिकायत प्रमाणित पाई जाती है तो उस पर एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान का कार्य किया जाता है। तो इस कार्य के लिए विशेष पुलिस स्थापना एक लोकायुक्त संगठन में अनुसंधान के लिए सहयोगी एजेंसी है, जो माननीय लोकायुक्त महोदय के कमांड और कंट्रोल में, उनके सुपरविजन में कार्य करती है। तो लोकायुक्त संगठन में विशेष पुलिस स्थापना जो कि अनुसंधान कार्य करती है, उसके अधिकारियों द्वारा अनुसंधान संबंधी कार्य किया जाता है। इसमें पुलिस विभाग से ही प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी आते हैं। अच्छा सर। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई होती है और उस अधिनियम के मापदंडों के अनुसार निरीक्षक और इससे वरिष्ठ स्तर के अधिकारी अनुसंधान और जांच का कार्य कर सकते हैं। तो जो भी पुलिस विभाग या पुलिस की जो अन्य शाखाओं में पदस्थ निरीक्षक या इससे वरिष्ठ स्तर के अधिकारी हैं, वो प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन पत्र माननीय लोकायुक्त महोदय और डीजीपी महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। और वहां से उनके सेवा विलेख के परीक्षण उपरांत यदि उनको उपयुक्त पाया जाता है तो उनको प्रतिनियुक्ति पर आने का अवसर प्राप्त होता है और इस प्रकार आप लोकायुक्त संगठन में विशेष पुलिस स्थापना के अंतर्गत कार्य कर सकते हैं। जी सर, धन्यवाद। सर, दूसरा प्रश्न है, किसी व्यक्ति को भ्रष्टाचार से लिप्त किसी अधिकारी या कर्मचारी की शिकायत करने के लिए क्या करना होता है? जी, मैं थोड़ा सा ये और बता दूं कि मैं 1998 बैच का सब इंस्पेक्टर हूं और 2012 में मैं इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नत हुआ। उसके पश्चात से ही मैं लोकायुक्त संगठन में कार्य कर रहा हूं और उसके अंतर्गत मैंने विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय सागर कुछ दिन वहां रहा, उसके बाद लोकायुक्त कार्यालय ग्वालियर और वर्तमान में लोकायुक्त कार्यालय भोपाल में पदस्थ हूँ। लोकायुक्त संगठन में यदि किसी व्यक्ति को कोई शिकायत करनी है तो मूलतः 3 प्रकार के भ्रष्टाचार संबंधित जांचें होती हैं, जिसमें एक तो यदि ट्रैप प्रकरणों की कार्रवाई होती है, ट्रैप की जो मुख्यतः लोकायुक्त की कार्रवाई ट्रैप की कार्रवाई है, और उसमें किसी शिकायतकर्ता से यदि किसी शासकीय अधिकारी या कर्मचारी या लोक सेवक है कोई, उसके द्वारा यदि रिश्वत की मांग की जा रही है किसी भी कार्य को करने के लिए, तो वो संबंधित लोकायुक्त कार्यालय में जाकर उस अधिकारी के विरुद्ध शिकायत कर सकता है। वहां उसको पहुंचना होता है। तो एक निर्धारित प्रक्रिया है और उसके अंतर्गत उस व्यक्ति को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ने की कार्रवाई लोकायुक्त विभाग द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति अपने कार्यालय के शासकीय कार्य में नियमों के विरुद्ध जाकर किसी भी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए, विधि विरुद्ध लाभ, अवैध लाभ पहुंचाने के लिए, या स्वयं कोई अवैध लाभ प्राप्त करने के लिए यदि गलत कार्य करता है, दस्तावेजों में हेराफेरी करता है या नियमों के मुताबिक कार्य न कर नियमों को शिथिल करते हुए जानबूझकर ऐसा कार्य करता है जिससे कि शासन को आर्थिक क्षति पहुंचती है, तो ऐसे प्रकरण, ऐसे मामले पद के दुरुपयोग के अंतर्गत आते हैं। तो इनकी भी लिखित शिकायत संबंधित लोकायुक्त कार्यालय में की जा सकती है, जिसकी जांच के उपरांत कार्रवाई की जाती है। और तीसरा जो स्वरूप है वो है आय से अधिक संपत्ति एकत्रित करने का। किसी अधिकारी कर्मचारी के द्वारा अपनी सेवा काल में जो उसकी वैध आय है उससे अधिक अगर कोई संपत्ति चल एकत्रित की जाती है तो उसकी शिकायत भी की जा सकती है, जिसके सत्यापन उपरांत वो कार्रवाई की जाती है। जी सर, थैंक यू। तीसरा प्रश्न है सर, भ्रष्टाचार से लिप्त कर्मचारी या अधिकारी कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो उस पर कार्रवाई के लिए क्या कुछ सबूत देना होता है उस व्यक्ति को या नहीं? अगर देना होता है तो किस तरह के सबूत? जी, देखिए,
लोकायुक्त संगठन में जो शिकायतें होती हैं तो इतना जरूर है कि शिकायतकर्ता अगर कोई शिकायत कर रहा है तो उसकी शिकायत में प्रारंभिक तौर पर जी कुछ ऐसा तथ्यात्मक विवरण होना चाहिए, शिकायत तथ्यात्मक होना चाहिए, जिससे कि उस शिकायत को जब पढ़ा जाए तो उसमें ये मैं उसको पढ़ने से ये ज्ञात हो कि इसमें कोई तथ्यात्मक कोई विशिष्ट विवरण है किसी घटनाक्रम के बारे में, किसी भ्रष्टाचार के बारे में। और अगर आप प्रारंभिक तौर पर कुछ सबूत इकट्ठे कर सकते हैं जी तो बहुत अच्छी बात है कि आप आरटीआई के माध्यम से जी या अपने स्रोतों के माध्यम से, तो उससे शिकायत में एक गंभीरता, शिकायत के अध्ययन से ही उस प्रकरण की गंभीरता का ज्ञान होता है। इसलिए यदि आप कोई प्रारंभिक तौर पर, आवश्यक नहीं है कि सारे साक्ष्य आप ही एकत्रित कर लें, क्योंकि ये एजेंसी का कार्य है, एजेंसी अपना कार्य करेगी, लेकिन प्रारंभिक तौर पर जी आपको सिर्फ इतना शिकायत में इतना आपको तथ्यात्मक विवरण जरूर देना चाहिए जिससे कि उसको पढ़ने से यह प्रतीत हो कि इसमें कुछ भ्रष्टाचार हुआ है, ताकि उसका आगे सत्यापन किया जाकर उचित कार्रवाई की जा सके। जी सर, अगला प्रश्न है सर, भ्रष्टाचार में पकड़े हुए आरोपी के साथ क्या किया जाता है? आरोप सिद्ध होने तक क्या वह शासकीय सेवा में रह सकता है? जी, भ्रष्टाचार संबंधित प्रकरण, चाहे वो ट्रैप का प्रकरण हो, यानी कि किसी अधिकारी कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया हो तो उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाती है, या पद के दुरुपयोग का मामला हो जिसमें जांच के उपरांत एफआईआर दर्ज कर ली गई हो, या फिर आयस्तिक संपत्ति का मामला हो जिसमें उसके विरुद्ध जांच के उपरांत या छापे की कार्रवाई करने के पश्चात एफआईआर दर्ज कर लिया गया हो। ऐसे समस्त मामलों का विस्तृत अनुसंधान किया जाता है जी और एफआईआर दर्ज करने के पश्चात ये शासन के इस संबंध में निर्देश हैं और ऐसे सर्कुलर हैं कि वो उस पद पर सेवारत नहीं रह सकता है जिस पद पर रहते हुए उसके द्वारा वो भ्रष्टाचार किया गया है। अर्थात उसके विरुद्ध जिस शासकीय कार्यालय में पदस्थापना के दौरान भ्रष्टाचार की घटना की गई है जी तो वो वहां नहीं रहेगा। जी उसका पीछे उद्देश्य है कि अगर वो वहां पदस्थ रहेगा तो वह साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, जी सर, वहां साक्षियों को भी दबाव डाल सकता है, उनको प्रलोभित कर सकता है। तो शासन के संबंध में स्पष्ट निर्देश है उसको उस स्थान से स्थानांतरित कर दिया जाए, लेकिन जब तक माननीय न्यायालय द्वारा उसे दंडित नहीं किया जाता तब तक वो शासकीय सेवा में रह सकता है। यद्यपि एफआईआर दर्ज करने के पश्चात विभाग, जो संबंधित विभाग है संबंधित शासकीय कर्मी का जिसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है, वो अपने विभागीय नियमों के तहत डिसिप्लिनरी अनुशासनात्मक कुछ एक्शन ले सकता है जी। कुछ मामलों में ट्रैप के पश्चात निलंबन की कार्रवाई देखी जाती है, किंतु वो शासकीय सेवा में माननीय न्यायालय से जजमेंट आने तक वो शासकीय सेवा में बना रहेगा। यदि माननीय न्यायालय द्वारा उस प्रकरण में उसको दोषी पाया जाता है और उसको दंडित किया जाता है तब उसको सेवा से पृथक किया जाता है। जी सर, अगला प्रश्न है, जैसे किसी कर्मचारी की सैलरी या वेतन कम है और उसके पास घर, गाड़ी और महंगे सामान हो, तो क्या उसके खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत की जा सकती है? जी देखिए, जैसा मैंने पहले बताया कि ये बात ठीक है कि अगर किसी, देखिए आय से अधिक संपत्ति का जो मामला है जी, उसका तात्पर्य यह है कि आय से अधिक संपत्ति हम उसे कहेंगे जिससे वह शासकीय सेवक या लोक सेवक उसके बारे में समाधान कारक स्पष्टीकरण नहीं दे सकता कि उसने वो कैसे अर्जित की। प्रश्न केवल ये नहीं है कि उसने वेतन से ज्यादा है, वेतन के अलावा उसकी कुछ अतिरिक्त आय हो सकती है, हो सकता है उसके पास पैतृक जमीन हो या पैतृक कोई अन्य संसाधन हो, तो उसको ये उस संपत्ति जो उसने अर्जित की, चाहे वो चल प्रकृति की हो, नगदी हो, कैश हो, ज्वेलरी की फॉर्म में हो, शेयर हो, पॉलिसीज हो, बीमा पॉलिसी हो, या अचल संपत्तियां हैं, घर, मकान, प्लॉट, खेती, दुकान वगैरह जो भी संपत्तियां होती हैं, जो भी उसके कब्जे में शासकीय सेवा के किसी भी समय पे है, उसके संबंध में उसको ही समाधान कारक स्पष्टीकरण देना होगा कि जो भी संपत्तियां चल अचल उसने अर्जित की हैं वो उसकी वैध आय से है। आय वैध होनी चाहिए। अगर वो वैध आय से प्रमाणित करता है, वो वैध आय वेतन से भी हो सकती है, उसकी खेती की आय भी हो सकती है, अन्य आय साधन, लेकिन उसको बखूबी दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित करना होगा
कि उसने जो भी संपत्तियां अर्जित की हैं वो उसकी वैध आय से है। यदि वह प्रमाणित कर देता है तब ठीक है, लेकिन यदि वह प्रमाणित करने में असफल रहता है तो उसका यह अर्थ लगाया जाता है कि उसने जो संपत्तियां अर्जित की हैं वो भ्रष्टाचार के माध्यम से कमाए गए काले धन से अर्जित की हैं, तब उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कानूनी प्रावधानों में कार्रवाई की जाती है। जी सर, अगला प्रश्न है सर, एक आरोपी को पकड़ने की पूरी प्रक्रिया जान सकते हैं जिसे लोगों को जागरूकता है, उन्हें शिकायत कहाँ करनी है, कैसे करनी है, जिससे उसका नाम भी ना आए, क्या ऐसा हो सकता है शिकायत में? जी बिल्कुल हो सकता है। देखिए, कुछ मामले ऐसे हैं जो मैंने ट्रैप प्रकरण की बात की जी कि अगर कोई शासकीय अधिकारी कर्मचारी, कोई लोक सेवक आपसे अगर रिश्वत की मांग कर रहा है, जी कोई शासकीय कार्य में आप शासकीय कार्यालय में आपका कोई शासकीय कार्य लंबित है जी और वो कह रहा है कि नहीं आप मुझे इतने पैसे दीजिए तब मैं आपका कार्य करूंगा, तो ऐसे प्रकरणों में शिकायतकर्ता को संबंधित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर लोकायुक्त के और वहां शिकायत करनी होगी और तभी कार्रवाई आगे होगी, क्योंकि उसमें वो पीड़ित व्यक्ति है, उससे रिश्वत की मांग की जा रही है तो उसको शिकायत दर्ज कराने के लिए स्वयं उपस्थित होना पड़ेगा। वो गुमनाम शिकायत से उसमें कार्रवाई हो पाना संभव नहीं है। लेकिन अन्य जो मामले हैं उसमें ऐसा होता है कि हमारे यहाँ लोकायुक्त संगठन में प्राप्त होने वाले बहुत से शिकायत आवेदन पत्रों पे शिकायतकर्ता के नाम का उल्लेख नहीं होता है, तो उस समय हम वो शिकायत आवेदन पत्र का परीक्षण संगठन द्वारा इस आधार पे किया जाता है कि उसमें जो शिकायत की गई है क्या वो तथ्यात्मक है, क्या उसमें ऐसे बिंदु हैं या ऐसे तथ्य लिखे गए हैं जिनको देख के प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि हाँ ये भ्रष्टाचार हुआ है। यदि ऐसा कोई मामला प्रतीत होता है तो ऐसी शिकायतों पर भी कार्रवाई होती है, क्योंकि उसकी तथ्यों का परीक्षण फिर संगठन द्वारा किया जाता है और परीक्षण उपरांत यदि वो तथ्य सही पाए जाते हैं, भ्रष्टाचार की घटना घटित होना पाया जाता है, तो ऐसी शिकायतों पर भी कार्रवाई हो सकती है जो कि जिनमें शिकायतकर्ता सामने नहीं आया है। जी सर, धन्यवाद सर। आज इस वीडियो में आपने इस वीडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक किया लोकायुक्त के प्रति। फिर मिलेंगे नई मुलाकात के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।